दहशतगर्द रियासत करार देने की कोशिश करने वाले भारत का चेहरा अब दुनिया बेनकाब करने पर आ गई है। भारत में जारी मजहबी जुनूनियत का तस्करा एक के बाद एक दूसरे आलमी अखबार में दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े सहाफियों या फिर तज्जियाकार वो भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दे रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए। और अब अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट आई, जिसमें पहली बार भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के हवाले से बदतरीन मुल्क रहा। USCIRF ने साल 2020 की रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की जानिब से शहरियत के तरमीमी कानून को मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के लिए खतरनाक करार दे दिया। दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए, जो खुद को सेकुलर इंडिया कहता है और जमहूरियत की बात करता है। भारत के 4 साला नेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की तकमील के बाद लाखों भारतीय मुसलमानों को कैद, जिला वतनी और रियासत की शनाख्त होने जैसे खतरात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी कमीशन ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी शदीद तनकीद की। और इसी रिपोर्ट में आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मस्बत पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया गया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क के बारे में पॉजिटिव जो चीज़ हुई, मुस्बत पेशरफ्त हुई, उसका एतराफ़ किया गया इसी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट में भारत की धज्जियाँ उड़ा के रख देंगी, भारत को आईना दिखा के कि यह है भारत की औकात। और इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में लिखा गया, ज़रा सुनिएगा। ये लिखा गया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी को दरपेश मसाइल के हल पर बात करना चाहती है। भारत ने एक अरसे तक पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द तंजीमों को भारी फंडिंग करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, जिसके बाद दुनिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में भी डालने पर गौर किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल तरीन सूरत हाल का ना सिर्फ कामयाबी के साथ मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में फतह हासिल की, दहशतगर्द और उनके ठिकानों को नीस्तो नाबूद कर दिया। बलोचिस्तान के कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूस पकड़कर दुनिया के सामने पेश किए गए और बताया कि पाकिस्तान कोई दहशतगर्द रियासत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का खुद शिकार रहा। अगर भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 सालों का मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया तश्कील दिया, अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की तफरीक ख़त्म की, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला किया, मजहबी इंतहा पसंदी को भरपूर ताकत के साथ ख़त्म किया और ऐसे अफराद, ऐसे गिरोह या तंजीमें जिन पर मजहबी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और मुल्क में उनकी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए इक़दामात तेज़ किए। मुल्क के जिस हिस्से में भी किसी अक़लियती बिरादरी के साथ ज़्यादती की गई, उसका हुकूमत पाकिस्तान ने सख्ती से ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोल दिया और हुकूमती सतह पर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जिसमें यह वाज़ेह था कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सिर्फ पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ ना सिर्फ जंग जीती बल्कि जंग जीतने के बाद दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते भी बंद किए। अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाई, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया, अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अमेरिका ने पहले अफ़गानियों को रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और उसे जहाद का नाम दिया और 9/11 के बाद उन्हीं अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान की हिमायत मांगी और पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हाथ मिलाकर नुकसान उठाया। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया गया और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा भी, उसकी काबिलियत की दाद भी दी, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बरक्स मोदी ने भारत को मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना दिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अक़लियतें, अगर खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूं
मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। आरएसएस के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और आरएसएस के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर, आरएसएस के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात, भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पर मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियां दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के एक रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस, और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको। बाकायदा आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद इजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गला कर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं, और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है जिसे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ़ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालिबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती ओहदेदारों समेत आरएसएस और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नज़रिए पर वोट दिए थे वो अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ज़रा, देखा आपने, जब कोई भी रियासत अपने अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जो आपने देखा। मोदी ने मुसलमान मुखालिफ नज़रिए का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई जगह मुयस्सर दिखाई नहीं दे रही। भारत में मकबूजा कश्मीर से, अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लें, याद रखें मेरे अल्फाज, अनकरीब आप देखिएगा कि मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा ब्लड बाथ आपको दिखाई देगा खुद इस भारत में। वजह क्या है जी? इनकी गलत पॉलिसीज़, घटिया पॉलिसीज़, ये जो आरएसएस का एजेंडा लेकर आया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत को सरकारी हैसियत हासिल हो जाए, जब ये कौमी बयानिया बन जाए, तो फिर रियासत के अंदर रियासतें ही बनेंगी, रियासतें ही बनना शुरू हो जाएंगी। एक रियासत के अंदर भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, हमने देखे कि कई दिहाइयों से, बहुत डेकेड से जारी हैं, लेकिन मोदी हुकूमत ने इन ज़्यादतियों को, इन नाइंसाफ़ियों को, इस इम्तियाजी सलूक को कानूनी शक्ल दे दी। बाबरी मस्जिद की शहादत जो भारतीय मुसलमानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, एक सदमा है, और भारतीय मुसलमानों को बार बार ये सदमा पहुंचाने के लिए भारत में मुनज़्ज़म तौर पर इसकी तरबियत दी जा रही है कि भारत की दरसगाहों में तलबा को बजाय इंसानियत सिखाने के मजहबी जुनूनियत सिखाई जा रही है। ये सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की मसाजिद
कैसे गिराई जाए। देखें ज़रा, भारत पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं, लेकिन भारत में खुलेआम दरसगाहों में मुसलमानों से नफरत की तरगीब दी जा रही है। भारत का अपने बारे में क्या ख्याल है? भारत की इल्मी दरसगाहें अब इंतहा पसंद फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ जहर बनाया भी जाता है और बनाकर बच्चों के जहनों में भरा भी जाता है। ये वो शाइनिंग इंडिया कह लें जिसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी ने रखी, और अब इस शाइनिंग इंडिया का एतराफ़ अमरीकी कमीशन की उस रिपोर्ट में भी किया गया, जिसमें ना सिर्फ भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक और बदतरीन मुल्क करार दिया गया, बल्कि उस पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा भी किया गया। इस रिपोर्ट के बाद कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और भारत इसी तरह अपनी हठ दर्मी पर कायम रहेगा। लेकिन सवालात बादस्तूर उठ रहे हैं, सवालात भारत के अंदर से उठ रहे हैं, सवालात दुनिया भी उठा रही है और सवालात हम भी उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। भारत और पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के हवाले से पिछले 5 साल कैसे थे, इसी मौजू पर डिस्कशन करूंगी आज मैं, और सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी अपने मौजूद मेहमानों के कोर्ट में। तीनों मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और शाहिद लतीफ़ साहब एयर मार्शल दिफाई तज्ज़ियाकार, कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, और कुछ देर बाद हमें सईद काजी साहब एज एन एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आप इनको स्क्रीन पर देखते होंगे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, आपसे मैं जानना चाहूँगी जो मजहबी आज़ादी के हवाले से अमरीकी कमीशन की एक रिपोर्ट शाया हुई है, आपने भी देखा होगा, आपने पढ़ी होगी। भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 साल आप मजहबी आज़ादी के एतबार से अब कैसे देखते हैं? उस रिपोर्ट ने तो बाकायदा एक्सपोज करके रख दिया भारत को और पाकिस्तान की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से कभी मजहबी जनूनियत के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया, और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट है, इसके बारे में जो ख़बरें और जो दुनिया के पास अब शवाहद आए हैं वो जाहिर करते हैं कि वहाँ सेकुलर नाम के ऊपर इसकी आड़ में जो हिंदुत्व वाला जो ड्रामा है वो कितनी शिद्दोमत से चलाया जा रहा है। और ये तो वाज़ेह कर दिया गया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदुत्व वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा। आरएसएस जो है उसकी सही तर्जमानी करती है। ये मोदी जो है ये हिटलर है, जो यहूदियों के साथ उसने किया बैन ही वो इस तरह हिंदुस्तान में कर रहा है, ख़ासकर मुसलमानों के साथ जो नस्ल कुशी का वहाँ पे ड्रामा एक रचाया जा रहा है, और जो हदें जिनको वो पहुँच चुके हैं ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ये आप देखेंगे कि ये ज़रा कश्मीर वाला मामला जब डाउन थोड़ा सा होगा तो आप देखिए कि वहाँ पे बिल्कुल एक ब्लड बाथ का समा होगा, और कश्मीरी जिन्होंने असल में अपनी जान की परवाह किए बग़ैर आज़ादी का मनसब हासिल करने की ठान रखी है, वो ऐसे नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान की सड़कों पे आपको खून नज़र आएगा, और ये जो इनकी अपनी रियासतें हैं वहाँ पे आपको खून नज़र आएगा। और फिर ये बात कि 20 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में जो हैं वो अब आप से नहीं संभाले गए और पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो ये आप ऐसे ना समझें कि ये जो मुसलमान हैं उनके खून से आप होली खेलते रहेंगे। वो गुजरात में अगर आपने मुसलमानों के खून से आपने हाथ रंगे थे तो उससे आप बच के चीफ़ मिनिस्टर बन गए, लिहाजा उससे आपके जो इरादे थे वो और बुलंद हो गए। ये मोदी सरकार जो है ये वक्त के साथ हर आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि ये जो खेल खेला जा रहा है इसके कितने ख़तरनाक अंजाम बजाते ख़ुद भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए होंगे, तो ये उससे बच नहीं सकेंगे। जो हिटलर के साथ हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा। ठीक है जी, तो इस तरह मजहबी तशद्दुद पसंदी के नाम पर आप इस तरह अगर करना चाहें तो इसकी आपको दुनिया भी इजाज़त नहीं देगी और ना ही आपको किस्मत इसकी इजाज़त देगी। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने शाहिद लतीफ़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने भी पढ़ी होगी, जी रिपोर्ट है जी, और रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के हवाले से बहुत बदतरीन मुल्क साबित हुआ, और इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान में जो पॉजिटिव एक पेशरफ्त है उसकी तारीफ़ की गई है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में बाकायदा लिखा गया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी को दरपेश मसाइल के हल पर बात करना चाहती है। ब्रिगेडियर साहब सादा सा सवाल पूछूंगी, हमें बार बार बड़े बड़े
प्लेटफॉर्म पे जाकर यही नरेंद्र मोदी, यही इंडियन सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादी दहशतगर्द मुल्क करार देते रहे। आज ये हमारे सब्र का फल है, या फिर हमें कह सकते हो कि झूठ के तो पैर नहीं होते। अब ये जो नरेंद्र मोदी या इंडिया वाले साजिश कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, उस गड्ढे में जो हमारे लिए खोद रहे थे खुद गिर गए कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। और दहशतगर्द और आतंकवादी कौन करार पाया जा रहा है? खुद भारत। असल में बात यह है कि इंडिया को जो भी सेकुलर मुल्क आप कहते रहे हैं या सेकुलर मुल्क का जो कॉन्सेप्ट पेश करते रहे हैं, तो वो लोग इंडिया, वो आप देखिए, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर चीज़ों को आप पढ़ते तो पहले बुनियादी बात तो ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हिंदुओं के अलावा जो वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज या जो अक़लियतें रह रही हैं, जैसे आप सिखों को ले लें या जैसे आप जैन्स को ले लें, आप बाकी अपने कम्युनिटीज़ को ले लें, वो अपने आप को अपनी मजहबी शनाख्त के नाम से नहीं पहचाना जा सकते। उनको हिंदू अपने आप को वो हिंदुओं के तौर पे पहचाने जाते हैं और को डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में उनको हिंदू गिना जाता है। तो पहले तो सेकुलरिज्म का भांडा इधर ही फूट गया था। उसके बाद जब ये कश्मीर और जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए तो अक्टूबर 1948 में आपको याद होगा जम्मू में डोगरा राइफल्स ने कोई 2000 मुसलमानों को इस नाम पे गाड़ियों में भरा था कि हम आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं, और फिर उनकी लाशें जो है वो आपको जंगलों से मिली थी और कुछ की लाशें मिली नहीं थी। उसके बाद पटेल का कॉन्सेप्ट पढ़ लें इंडिया का, जो आज पार्टी पावर में RSS, उसका कॉन्सेप्ट, उसका अपना आप इनिशियल जो उसकी उनके जो खालिक थे, उनकी जो राइटिंग है, उनके जो प्रीफेस है वो पढ़ लीजिए। तो इंडिया कभी सेकुलर रहा नहीं है। मुझे याद है इससे पहले ऐसे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे मुझे से पहले कि जहाँ पे बॉम्बे की और दिल्ली में जो नहरें थी वो मुसलमानों के खून से भर गई थी। और अगर उसी ज़माने की इंडिया टुडे आप उठा के देख लें तो उनकी कवरेज में हर चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। इसी से पहले विकीलीक्स के ऊपर उठा के देख लें कि इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर की रिपोर्ट छपी थी। आप ह्यूमन राइट्स वॉच या आप एशिया वॉच या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्टडी थी कश्मीर अंडर सीज के ऊपर, वो उठा के पढ़ लें। आज जो बात हुई है उसमें चीज़ ये है कि पूरे 229 ममालिक दुनिया के एक वबा में मुब्तला हो गए, जो वबा जो है जिसका नाम है अपना कोविड, ये जो आपका कोरोना क्राइसिस आया हुआ है, उसके उस कोरोना क्राइसिस के अंदर जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यूएई के मुसलमान, यूएई में जो मुसलमान रहते हैं, चाहे वो अरब हैं, जो कुछ हैं, उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज करके कहा कि ये इस्लामिक वायरस है, ये मुसलमानों से ये वायरस आ रहा है। उसने तो खुद कहा, उनके बीजेपी के लीडर ने, हमने वायरस का इलाज किया है, गौ मूत्र पियो और वायरस से जान छूट जाएगी। उसके बावजूद लोग इंडिया में वायरस से मर रहे हैं। अब जब वहाँ पे ये चीजें जो हैं, तमाम ममालिक के कॉमनलिटी में एक चीज आई, तमाम ममालिक चीज में जुड़ गए और उसके और ब्रिगेडियर साहब इस वायरस को भी मुसलमानों की साजिश करार दे दे कि भारतीय जो मुसलमान है वो फैला रहे हैं कोरोना वायरस भारत में। मैं यही अर्थ नहीं, वो भारत इस हद तक स्टुपिडिटी का मुजाहिरा करते हैं। को भी कहा है उन्होंने, सऊदी अरब के मुसलमानों को भी कहा है उन्होंने, कुवैत के मुसलमानों को भी कहा है। ठीक है, अब ये उन चलिए ब्रिगेडियर साहब, मुझे फिर ब्रेक पे जाना, 2 मिनट के बाद सईद काजी साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करती हूँ। फिर ब्रेक के बाद आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के एंड तक। मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ, आपका पॉइंट आ गया। सईद काजी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने शायद लतीफ़ साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने भी वो पढ़ी होगी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के मुताबिक अब बाकायदा भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया। और 2019 की अगर बात की जाए तो 19 में बदतरीन मुल्क करार दिया गया। अक़लियतों के लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है नरेंद्र मोदी और भारत के लिए। काजी साहब देखिए, ये जो इनका अलायंस हुआ है, ये जो कारपोरेट इंडिया है और ये जो उनकी इंतहा पसंद पार्टियां हैं, जो इनकी अम्ब्रेला बन गई है ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी, तो ये एक इनका अनहोली अलायंस हुआ है। ये मोदी को बड़ी प्लानिंग के साथ लेके आए हैं। बुनियादी तौर पर ये चाह ये रहे थे कि ये एक तो इनका एक कानून था जो कि जिसने बहुत सरमायादारों को वहाँ पे पनाह फायदा पहुँचाया, बहुत जीरो रेशो पे जो लोन दिए, उन्हीं के जहाज़ों में बैठकर इसने कैंपेन चलाई। अरबों हज़ारों करोड़ जो है, 5000 करोड़ सिर्फ इन्होंने इसकी कैंपेन पे लगा दिया। ये जो इसकी मीडिया, ये सोशल मीडिया कैंपेन थी। तो ये एक खास इकनॉमिक मॉडल को मुसल्लत करने के लिए, यूँ समझिए कि एक माशी डिक्टेटरशिप को मजीद सख्त करने के लिए और लोगों और मेहनतकशों को जो है और जिल्लत में खेलने के लिए ये आया था। और मजहब का इसने सहारा लिया। और हमारा जो इमरान खान साहब ने
बड़ा अच्छा जेस्चर दिया जब ये कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि अक्सरियत जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ माइल नहीं है। ये तकरीबन कोई 23 करोड़ वोट पड़ते हैं इसको, जिसकी वजह से ये जीत कर आ जाता है। और इसके खिलाफ जो वोट पड़ते हैं वो कटे फटे, यानी वो बिखरे हुए होते हैं। तो ये है, और ये इंडिया के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। इंडिया को अब किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मोदी को अगर एक और स्टेंट मिल जाता है पावर में तो वो ऑल दैट वाज। सईद काजी साहब, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज किया है कि जी वहाँ पे अक्सरियत इस प्रोपेगेंडे को, मैं तो प्रोपेगेंडा कहूँगी, ये साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, बाकायदा सोची समझी साजिश है। मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत की है इनके ऊपर, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स निकाल रहे हैं, अपना कॉम्प्लेक्स मिटा रहे हैं मुसलमान कर। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अक्सरियत इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन जब रियासत, भारत की रियासत की बात कर रही हूँ, भारत की हुकूमत जब इस नफरत अंगेज़ी को, इश्तियाल अंगेज़ी को, जो अक़लियतों को दबाने वाली बात है, खासतौर पे मुसलमानों को दबाने वाली बात है, उसको कानून बना दे, उसको सरकारी बयानियाँ बना दे, फिर क्या बचेगा और अंजाम क्या होगा? बात करूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात करी थी मैं ब्रेक से पहले भारत में फैलती मजहबी जुनूनियत की। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब और सईद काजी साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, शाहिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मजहबी जुनूनियत है जो भारत में फैली हुई दिखाई दे रही है, अब तो बड़े बड़े ममालिक ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कब मुमकिन बनाया जाएगा। सिर्फ आवाज़ उठाई जाएगी, ज़बानी जमा खर्च होगा, या कोई फ़ैसला भी किया जाएगा? भारत को बाकायदा कहा जाएगा कि अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बंद किया जाए जुल्म पे जो माइनॉरिटीज़ पर हो रहा है। आपको अंजाम क्या दिखाई देता है? देखें, जो सबसे बड़ा फ़ैसला जहाँ से हमें तवक्को थी वो तो वाहिद सुपर पावर अमेरिका है, मगर वो चूँकि इसराइल को अपनी बगल में दबाकर बैठा है और इसराइल बिल्कुल उन्हीं रास्तों पर चलता हुआ यहाँ तक आया जिस पर अब भारत चलने की कोशिश कर रहा है। और उसी के ज़ेरे साया भारत जो है वो डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर का ख़ास कर नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा है कि एक दिन वो उसी तरह कॉलोनीज़ बना दी जाएं मुसलमानों की। और फिर जो वहाँ पे प्लेबिसाइड की बात की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, उसके तहत जो फ़ैसला आएगा वो लाजमी चीज़ है, वो हिंदुस्तान के हक़ में आएगा। दरअसल जब से पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान की सारी बातचीत जो है वो धोखे पर मबनी है। आप सबसे पहले तो तकसीम का मामला ले लेना। क्या ये चीज़ तय नहीं हुई थी? जो उसूल थे, आज तक हिंदुस्तान ने उसूलों को तो देखा ही नहीं। उसूल के तहत जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे जहाँ उन्हें बर्तरी थी, वो इलाके तो पाकिस्तान में शामिल होने थे। तो कश्मीर में ये जो वैली का मामला देख लें, जम्मू का मामला देख लें, क्या उसमें बर्तरी मुसलमानों की नहीं थी? फिर वो महाराजा के साथ अंदर ही अंदर मिलकर इन्होंने वो जो एक बाकायदा एक साजिश तैयार की और ज़बरदस्ती तरीके से उसको कश्मीर की वैली को और पूरे कश्मीर के इलाके को, जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया। तब से आज तक का आप दिन देख लीजिए, यानी ये मामला शुरू ही हुआ तो पहली जंग हुई जिसमें हमने आज़ाद कश्मीर वाला इलाका अलहदा करवाया, यानी मामला ही जंगों से शुरू हुआ। और उसके बाद भी हिंदुस्तान जो है उसने इस बात को कबूल तो नहीं किया। वो अटूट अंग वाला जो दिमाग पे जो फतूर है वो आज तक सेटल नहीं हुआ। तो ये सॉरी शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने एक जुमला बोला कि मामला जंगों से ही शुरू हुआ, तो क्या ये मामला खत्म भी जंगों पर ही होगा? मेरे ख्याल में अब जो अगली जंग है वो हिंदुस्तान के अंदर होगी। अब पाकिस्तान को जंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बीज बोए गए हैं वो इतने अब वह बढ़ के पौधे बन गए और दरख्त बन गए हैं कि इसका फल अब मोदी अपने हाथ से काटेगा और लोग जो हैं वो काट के उसको पेश करेंगे कि ये है दरख्त, वो जो तुमने बीजा था और इसका फल भी अब तुम खाओ। और वो कौन सा फल होगा, मैं समझता हूँ हम सारे जानते हैं कि वो क्या फल होगा। इस चीज़ को कहीं पे भी तरक्की नहीं मिल सकती, और ना ये इस तरह के धोखे और इस तरह के जो साजिशें हैं उनका फल और उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं हो सकता। एक मुझे बात कह लेने दें कि ये आपको 70 साल पहले भी हमारे
जो बड़े थे, यानी स्टार्ट ही काम कायदे आज़म से हुआ। उनके रुफ़क़ाए कार में बड़े बड़े आलम, फाजल और मुफक्कर, अल्लामा इकबाल को ले लेना, वो जो टू नेशन थ्योरी है, दो कौमी नज़रिया, उस वक्त उन्होंने वार्निंग दी थी। मगर उस वक्त की वार्निंग कौन जानता है। और साथ साथ ही हम बातें करते भी रहे, मगर दिमाग होगा तो बातें समझेंगे ना। उन्होंने कहा था, वतन की फ़िक्र कर नादान, ठीक है जी। क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये हिंदुस्तान को एड्रेस करके वो कह रहे थे। क्या बात। और इसी के साथ उन्होंने कहा था बहुत खूब। कि ना समझोगे तो ठीक। मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। उन्होंने नक्शा हस्ती से इसके मिट जाने बहुत का खूब। जिक्र किया था और वार्निंग दी थी। और वो बड़े बड़े अल्लामा लोग, अल्लामा इकबाल को तो दुनिया ठीक है जी। मानती है ना। ये वार्निंग उनकी शायरी में मौजूद है, ये कोई ख़त्म नहीं हुई। ठीक है जी। 70 साल पहले वार्निंग ठीक है, दी शाहिद थी। साहब आपका उनकी पॉइंट आ विजन गया। देखें, सईद वो काजी कहाँ साहब, की आपने विजन शाहिद है लतीफ़ साहब और की जो भी वो कह गुफ्तगू गए थे, सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब उसको आपकी पूरा तरफ होता आती हुआ हूँ। देख रहा हूँ। काजी साहब, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि शाहिद लतीफ़ साहब ने बाकायदा ये बताया। आपको लगता है कि वाकई अब वो वक्त करीब आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रियासतें खुद मुतालिबा करेंगी कि अब रियासत के अंदर रियासतें बनेंगी, या हम कह सकते हैं जिस तरह हिंदुस्तान का सीना चीरकर हमने पाकिस्तान निकाला था, इसी तरह अब हिंदुस्तान में से ना जाने कितने पाकिस्तान मजीद निकलेंगे? देखिए, एक बहुत अजीबोगरीब दुनिया रूनुमा हो रही है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड से आप कहते हैं, और इसने बहुत एक्सपोज कर जी। दिया है आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी, और आपके जो हेल्थ के स्ट्रक्चर थे, और आपकी जो वेलफेयर थोड़ी बहुत रियासत करती थी जिससे इन्होंने जान चुरा ली थी 80 के बाद। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहते हैं शायद लतीफ़ साहब कि उनके अंदर जो है एक जदोजहद का आगाज हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो इस जनवरी में तकरीबन 20 करोड़ मेहनतकशों ने वहाँ स्ट्राइक की थी और लॉकडाउन कर दिया था पूरे भारत को। असल मोदी को जो खतरा है उसके वहाँ हमारी निस्बत स्टेट यूनियन ज्यादा मुस्तहकम और मुनज़्ज़म है, और वो जो उनकी मर्जी है, ये जो कारपोरेट उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक जो कानून वो बनवाना चाहते हैं और जो अपने मुनाफों के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कर नहीं सकेगा, क्योंकि 1, 2, 3 इसको बिल्कुल मीडिया ने इग्नोर किया है। मैंने इस पर शो किया था, पिछले 2 सालों में 20 करोड़ लोग 2-3 दफा साइट पर गए हैं, और बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको रुकवाने की कोशिश की। और इसमें दिलचस्प बात और थी, सिवाय बीजेपी के तमाम पार्टियों की ट्रेड यूनियन उन्होंने लॉकडाउन किया इंडिया को, और उन्होंने अपनी पार्टियों से बगावत कर दी। उन्होंने एक पूरा बॉडी बनाई और उन्होंने कहा कि हमारा सियासी पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल जो फ्रॉड यहाँ पे इस मुल्क के अवाम के साथ 2 पार्टियां मिलकर करती गई हैं या हो रहा है, तो इससे भी बेजारी। मैं समझता हूँ कि भारत और ओवरऑल दुनिया में जो अभी आप देख रहे जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी कल यौम में ही होगा। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये जो रिसेशन आया है, कि 1930 के बाद इतना बड़ा रिसेशन आया है, उस वक्त तो जंगें लग गई थी, अब जंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 7-8 रियासतें हैं जिनके पास न्यूक्स हैं, और न्यूक्लियर दुनिया में जंगें बड़ी नहीं हुआ करती। इसलिए अब जो जंग होगी, अब ये अवाम को उठना होगा इन लोगों के खिलाफ, और खास तौर पर जो मोदी की एक डेमोक्रेटिक अमरीयत थी उसने मुसल्लत कर रखी है वहाँ पर, और वो जिस तरीके से वो उनको 5-6 लाख लोगों को उन्होंने मुनज़्ज़म किया हुआ है, एक फौज है उनकी, बाकायदा परेड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों की आबादियों पर हमले करते हैं, ये उनका सिलसिला है। तो मुझे मेरा ख्याल ये है कोरोना के बाद, और वो मोदी से थोड़ी बहुत नाराजगी, जो वेस्ट नाराज है मोदी से, वो इसलिए कि वो कुल्ली तौर पर मैं इसको खोल के उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा, अवाम के खौफ से, मेरे दुश्मनों के खौफ से। वो भी अब मोदी से थोड़े नाराज है। जो ये पहले नहीं पता था उन्हें कि मोदी पर जो है अमेरिका जाने पर पाबंदी थी, इससे मुसलमानों को मरवाया गुजरात में, वो सारे जानते हैं कि जराइम पेशा है, अमित शाह जराइम पेशा है। तो अब वो इससे नाराज क्यों है? वो इसलिए कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो अब उनको वो घुसने नहीं पा रही। सही लोग रिजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है काजी साहब, आपका पॉइंट आ गया, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। 1 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ। ठीक है, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपकी तरफ आऊंगी, सवाल नहीं पूछूंगी। आपने काजी साहब की गुफ्तगू सुनी से पहले शाहिद लतीफ़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आप अग्री करते हैं इनकी बात से? मेरे ख्याल आपको भारत की इसके मुकाबले में हिस्ट्री भी देखने की जरूरत है। मेरी नज़र में अगर भारत में शुरू से जो चीज़ें हो रही हैं, अभी आज की तारीख में भी वहाँ पे कोई 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
तो आपने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है। मिजोरम में देखिए क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, सिखों के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ। उनके इससे बड़ा होली मन जो प्लेस थी वो तो नहीं हो सकती थी ना, जहाँ पे भारत ने हमला किया और वहाँ पे जो सिखों को न सिर्फ हमला किया, उसके बाद जो वहाँ पे ऑपरेशन विजय जो किया गया, और उसको भी छोड़ दीजिए, पंजाब को भी छोड़ दीजिए, अपने दिल्ली के बाहर, बॉम्बे के बाहर बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज करके ट्रेनों को रोक के वहाँ पे सिखों का कत्लेआम किया गया। रिजल्ट क्या हुआ? सिख तो अभी भी भारत के हिस्से में है, और अगर 2020 में उनका रेफरेंडम होना है तो भारत के अंदर नहीं हो रहा, वो तो कनाडा और अमेरिका में रेफरेंडम हो रहा है। यानी भारत तो सिखों ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर, अपने मजहबी इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तिजारत करनी है, भारत में तिजारत करनी बड़ी होगी, खालिस्तान में तिजारत कम होगी, तो छोड़ो, खालिस्तान को भूल जाओ। तो ये बात ये कि वहाँ पे गुंडों की एक फौज है, वो फौज डोमिनेंट है। अब जिन लोगों ने रेजिस्ट करना है, या अगर हम मुसलमानों को देखते हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और मुसलमानों की तरफ से ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस आनी चाहिए, तो आज तक तो आपने वो देखी, इसलिए नहीं देखी कि मुसलमान जो हैं वो किसी एक पार्टी के झंडे के अंदर वहाँ नहीं है। कुछ समाजवादी पार्टी में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ बीजेपी को डर के ज्वाइन कर लेते हैं अपने अपने इलाकों में, कुछ जो है वो अपना वीएचपी में आ जाते हैं। लेकिन जो वहाँ पे नेशनलिस्ट ट्रेंड है, या जो वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का ट्रेंड है, या दहशतगर्दी का ट्रेंड है, जो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस, जिसका ये मोटो है कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और वहाँ पे जो नीले पीले साधु आपको नजर आते हैं, जो जमुना गंगा में पेशाब करते हैं, उस पेशाब को पीते हैं, जो गाय का गोबर खाते हैं, उनकी डोमिनेंस देखिए कितनी है कि उनके खिलाफ ना तो ब्यूरोक्रेसी खड़ी होती है, ना उनके खिलाफ पुलिस खड़ी होती है, बल्कि पुलिस हैज बिकम पार्ट ऑफ इट। अब इससे एक और कदम आगे चले, इंडिया की फौज जो है वो पिछले बिपिन रावत से लेके आज तक वो इंडिया के उस पॉलिटिकल हाई हैंडेडनेस एक्सट्रीमिज्म का एजेंडा बन चुकी है, जो हाई हैंडेडनेस, जो एक्सट्रीमिज्म, जो सेफरन टेररिज्म, जो हिंदुत्व के ऊपर जुल्म डालने के लिए मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जो हिटलर को भी शर्मा देता है, जो मुसोलिनी को भी शर्मा देता है। तो अब ये चीजें जो है, इनकी जो डोमिनेंट, ब्रिगेडियर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे। मुझे याद आया कि क्या अब जिस बयानिए पर वोट लिए थे नरेंद्र मोदी ने, क्या वो इससे पीछे हट सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मोदी की गाड़ी बगैर ब्रेक के ही आगे जाएगी और डायरेक्ट किसी खाई में गिर जाएगी? जवाब लूंगी मेहमानों से ब्रेक के बाद।